एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग आज हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। और ये कई एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, तो उनमें से जो सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ाई करेंगे कि अगर हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो उसमें जब करंट फ्लो होगी तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमको स्टडी करना है। तो एप्लीकेशंस में जो हमारा पहला एप्लीकेशन होगा इसमें हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और आपको याद होगा इस शॉर्टकट में हमने CC लिखा हुआ था। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एक वृत्ताकार कुंडली होगी, उसमें हम करंट फ्लो करेंगे और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे। आपको याद होगा, आपको बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक सदिश राशि है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दिशा के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ था, केवल डायरेक्शन ही डिस्कस की है। करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है तो डायरेक्शन क्या होगी, और सर्कल है तो डायरेक्शन क्या होगी। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हम मैग्नीट्यूड डिस्कस नहीं किया हमने कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी। उसको अब हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम करने चल रहे हैं कि एक हमारे पास धारावाही वृत्ताकार कुंडली है और उसके सेंटर पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना चाहते हैं। तो उसका हम फिगर बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये हमने एक वृत्ताकार कुंडली बना ली और इसमें किसी भी तरह से आप करंट फ्लो करवाइए, चाहे जैसे करंट फ्लो करवा दीजिए। मान लिया इस दिशा में हमने करंट फ्लो करवा दी, आई करंट इसमें से फ्लो हो रही है और इस करंट आई की वजह से इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। यह भी मान लिया कि जो ये वृत्ताकार कुंडली है इसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। तो हम इसके बारे में 2-4 लाइंस नोट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, माना r त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। ये एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसके रेडियस r है, जिसमें I वैद्युत धारा क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये हमने मान लिया कि I करंट फ्लो हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली का केंद्र यहां पर पड़ेगा, सेंटर। इस केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी तक के जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है जो यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करवा सके। उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम एक करंट एलिमेंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू देता है हमको। हाँ, प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हमको तो पूरी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की वजह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, जबकि बायो-सैवर्ट का नियम हमको क्या देता है, वो तो सिर्फ एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू देता है। पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड हमको देगा, ऐसा नहीं है। कुछ याद आ रहा है आपको कि बायो-सैवर्ट के नियम में हमें चुंबकीय क्षेत्र बस एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से ही तो मिलता था, जबकि आज हमने क्या करना है कि पूरी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, जो कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट जैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी कुंडली है, r रेडियस की है, इसका जो सरकमफरेंस है, इसका जो परिधि है वो काफी बड़ा है उस धारा अवयव की तुलना में। तो हम ये काम कैसे करेंगे फिर, तो क्यों, मैं फिर से प्रॉब्लम बता देता हूं। हमें क्या करना है
पूरी वृत्ताकार कुंडली की वजह से केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हाँ, इसके लिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, बायो-सेवर्ट्स लॉ अवेलेबल है, उसका फॉर्मूला अवेलेबल है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बायो-सेवर्ट का जो फॉर्मूला है, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट ड्यू टू ओनली अ स्मॉल करंट एलिमेंट। बस ये उसकी प्रॉब्लम है कि छोटे से अवयव की वजह से वो चुंबकीय क्षेत्र देता है, इतने बड़े की वजह से इकट्ठे नहीं देता वो मैग्नेटिक फील्ड हमको। फिर हमको क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल है, आप एक काम कर लो, इस वृत्ताकार कुंडली में छोटे छोटे, मैं इस करंट को यहां बना देता हूं, या मत बनाइए, करंट की डायरेक्शंस आप देख तो रहे हैं, दो जगह ऑलरेडी बनी हुई है। यहां पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया हमने डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ का हमने करंट एलिमेंट ले लिया। ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है, अगर इसके साथ आई लगा देंगे देन इट इज करंट एलिमेंट। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक और करंट एलिमेंट ले लेंगे, ऐसा ही और ले लेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारे इस तरह से हम करंट एलिमेंट यहां पर पूरे में बना लेंगे। फिर सब करंट एलिमेंट्स की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और इसके बाद जो जितने मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे सबको आपस में सदिश योग कर देंगे। सदिश योग क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए वी विल हैव टू डू अ वेक्टर सम, नॉट अ अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते, हम उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा हमको। कुछ समझ में आ रहा है? तो तरीका समझ में आया? क्या करना है मुझे, पूरी वृत्ताकार कुंडली में छोटे छोटे करंट एलिमेंट बनाएंगे, उन सभी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इसके बाद सभी चुंबकीय क्षेत्रों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो इसकी वजह से बी आएगा, इसकी वजह से, ऐसा सब एलिमेंट्स की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और उसके बाद हम सबको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो पूरी कुंडली की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां बनना होगा आ जाएगा। कुछ समझ में आया मेथड? यही हमको करना है, ठीक है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं जरा। इसके लिए, किसके लिए, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसके लिए माना वृत्ताकार कुंडली में धारा अवयव आइडियल है, जैसे बायो-सेवर्ट के नियम में पूरा कंडक्टर था लेकिन एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया, वैसा ही यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया, तो धारा अवयव आइडियल है। तब इस धारा अवयव के कारण ये जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि धारा अवयव बहुत छोटा है तो इसकी वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा वो भी तो बहुत बड़ा नहीं होगा ना, वो भी तो छोटा सा आएगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने कितना मान लिया, dB, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे बताइए मुझे, बायो-सेवर्ट का लॉ सबको याद है ना, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूं। ऐसा हमने कंडक्टर बनाया था, यहां पर ऐसे करंट एलिमेंट लिया गया था, करंट एलिमेंट क्या था, आइडियल। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो यहां से ऐसा लाइन मिलाते हैं, ये डिस्टेंस r है, कुछ याद आ रहा है आपको। और इस दिशा में करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन दोनों के बीच एंगल कितना होता था, थीटा। तो उस सिचुएशन पे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वेयर। सभी स्टूडेंट्स को याद आया, यही मुझे यहां करना है। तो करंट एलिमेंट आइडियल, ये वाला करंट एलिमेंट यहां पर आ गया। किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो क्या करना चाहिए, करंट एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो करंट एलिमेंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, ऐसा मिला दिया हमने। ये डिस्टेंस क्योंकि रेडियस r है तो यहां का रेडियस भी ये रेडियस ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा,
आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी थीटा के बारे में बताइए। करंट ऐसा फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन पे, तो करंट की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? थीटा। समझ आ गया? अब इस थीटा के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये करंट एलिमेंट है, सर्कुलर कॉइल में ये करंट एलिमेंट है जो हमने स्ट्रेट बनाया है, आप इसे स्पर्शरेखा भी समझ सकते हैं, और ये रेडियस है। स्पर्शरेखा और रेडियस त्रिज्या दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। आपने पहले ही ये थ्योरम पढ़ के रखी हुई है, दैट इन एनी सर्कल रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कि किसी वृत्ताकार कुंडली, किसी वृत्त में किसी भी बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो वहां पर खींची गई स्पर्शरेखा पर हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उस सिचुएशन में ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये करंट एलिमेंट और ये जो रेडियस है इसके बीच का पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो आज थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। करंट एलिमेंट आइडियल हो गया, डिस्टेंस आर हो गई, थीटा की वैल्यू भी मिल गई। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके बाद आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1, सभी लोगों को पता है। Therefore, the small magnetic field at the center will be dB is equal to mu naught upon 4 pi I into dl upon r square। समझ आया? तो ये क्या आ गया? ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जो छोटा सा करंट एलिमेंट है उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिला हमको। क्या पूरी सर्कल की वजह से मिला? क्या पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया? नहीं मिला ना, तो हमको पूरे सर्कल की वजह से निकालना है। और एक चीज बताइए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? केंद्र पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन बताइए क्या होगी? वो डायरेक्शन हम यहां पर लिख लेंगे। कल पूरा टाइम डायरेक्शन डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। अब बताएं कि अगर इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी बना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कैसा करना है? कौन सा हाथ सेट करना है? राइट हैंड सेट करना है, और राइट हैंड को इसकी वजह से पता लगाना है। तो यहां पर करंट किस डायरेक्शन पे है? ऐसा ऊपर की तरफ, ऐसा हमने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में सेट कर दिया। उंगलियां किस तरफ किया? जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है उस तरफ उंगलियां कर दिया, और ऐसे उंगलियों को मोड़ दिया। तो उंगलियां किस तरफ इंडिकेशन देती हैं? अंदर की तरफ। तो उस पॉइंट पर, सेंटर पर, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? के बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बोर्ड के तल के लंबवत। आप बोर्ड मत लिखिएगा क्योंकि आप बोर्ड पे नोट नहीं कर रहे हैं, आप कागज पे नोट करेंगे, इसलिए कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ये मैंने आपके अकॉर्डिंग इसको नोट कर दिया है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। अब हमने एक करंट एलिमेंट की वजह से निकाला, ऐसे ही यहां पर हम और भी बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स ले लेंगे और उन सब की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इसके बाद सबका क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। बेटा आप फिर से देखें हमने क्या नोट किया हुआ है।
अब मानव वृत्ताकार कुंडली में इस प्रकार के बहुत से धारा अवयव हैं। अभी हमने बताया बहुत सारे करंट एलिमेंट्स पूरे कॉइल में मान लिया है हमने। उन सभी धारा अवयवों के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, सबकी वजह से बनेगा। जैसा इसकी वजह से बना तो सबकी वजह से बनेगा, और सभी चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं भी समान होंगी। ये हमने कैसे कह दिया, आप चेक करके देख लीजिए। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां करंट की डायरेक्शन क्या है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। आप सोच रहे होंगे इसकी वजह से बताइए, यहां जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से क्या होगा, चेक कर लीजिए। ये करंट एलिमेंट में करंट ऐसा जा रही है तो ऐसा हाथ को सेट करिए, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में करेंगे और उसके बाद सेंटर पर फिर उंगलियों को मोड़िए, किस तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ। जैसा कि ये है, देखें यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है ये वाली, इसकी वजह से जब हमने हाथ सेट करके देखा तो भी सेंटर में उंगलियां किस तरफ, अंदर की तरफ। यहां पर जो करंट है उसकी वजह से सेट करके देखोगे तो भी ये करंट किस तरफ जा रही है, नीचे की ओर। तो अंगूठा से सेट करेंगे और उंगलियों को फिर से मोड़ेंगे तो किस तरफ, अंदर की ओर। नीचे साइड में जो करंट है इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अंगूठा करंट की तरफ करना है तो हमने ऐसा कर दिया, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया, और उंगलियां किस ओर करना है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सेंटर पर देखनी है। तो हमने ऐसे किया अंगूठा और उंगलियों को इसकी तरफ करके मोड़ दिया, किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। इस करंट की वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ। तो यहां जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेंटर पर, ऐसा अंदर की तरफ नजर आ रहा है मुझे। वही चीज यहां पर भी होगी। अब सबकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सब अंदर की ओर बनेगा। इसका मतलब सभी की दिशाएं कैसी होंगी, समान। वही हमने लिखा है, दिशाएं भी समान होंगी। इसलिए पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, उसके लिए मैंने क्या बोला, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है मेरे पास कि बेटा मैंने आपको इतना बड़ा करंट एलिमेंट बना के दिखाया है, अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कि करंट एलिमेंट का साइज कितना होता है। ये हमेशा जीरो को अप्रोच करता है, इतना छोटा कि वो जीरो तो नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता, इतना छोटा कि लगभग जीरो को ही वो अप्रोच करता है। अब इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स यहां पर बनाएंगे तो कितने सारे बनेंगे, असंख्य बनेंगे, बनेंगे असंख्य। और उन असंख्य एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फिर हम सबको जोड़ेंगे तो असंख्य मैग्नेटिक फील्ड होंगे। फिर उन असंख्य मैग्नेटिक फील्ड्स को हमको जोड़ना पड़ेगा, ये उतना आसान नहीं है करना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम अपनी कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं। क्या होता है कैलकुलस का मेथड, कैलकुलस का मेथड ये होता है कि आपने एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। अब आपको बहुत सारे इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कैलकुलस में क्या मेथड है, समाकलन। कौन सा मेथड है, समाकलन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी तो समेशन ही होता है, तो इंटीग्रेशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अब हमने इसको B लिख लिया। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल की वजह से है, ये वाला सिर्फ एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से था। और अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं दैट इज फॉर द कंप्लीट करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और अभी मैंने क्या बताया, क्या तरीका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dB। ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना है इसका आपको क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। कुछ समझ में आ गई बात आपको, ठीक। समाकलन करना है dB का। अब इसकी वैल्यू आप अप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि आप कंप्लीट सर्कल के लिए कर रहे हैं तो आप चाहें तो यहां पर ऐसा भी निशान बना सकते हैं। क्यों, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग दिस इंटीग्रल फॉर अ कंप्लीट साइकिल। आपने इस पूरी साइकिल में कोई हिस्सा ऐसा छोड़ा तो है नहीं, पूरी साइकिल के लिए कंप्लीट कर रहे हैं।
तो आप ऐसा साइन भी बना सकते हैं, ऐसा साइन भी बना सकते हैं। हम और एक तरह से कर सकते हैं, इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन से? ध्यान से देखिए, सबसे छोटा करंट एलिमेंट कितना बड़ा होगा? सबसे छोटा करंट एलिमेंट लगभग 0 के अप्रोच करेगा, और जब यहां से चलते 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 पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 2 पाई आर, परिधि के बराबर हो जाएगी। ये बात नहीं समझ में आई? देखिए बहुत ही आसान है। एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया तो हमने शुरुआत में हमारे पास कितनी डिस्टेंस है? लगभग 0 पॉइंट जैसे डिस्टेंस मींस लगभग 0 डिस्टेंस। इसके बाद हमको तो पूरा सर्कल में ऐसे चलना, तो अब हम पूरा सर्कल में चलना शुरू किए, चलते गए। जब फिर से हम अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गए, अब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टोटल? आंसर है इसकी परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज r, सो इट्स सर्कमफरेंस विल बी 2 पाई आर। तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? लगभग 0, और जब हम चलते गए तो आखिरी में लास्ट में पूरा डिस्टेंस हमको कितना चलना पड़ा? 2 पाई आर। तो हम चाहें तो लोअर लिमिट 0 ले लें और अपर लिमिट कितना ले लें? 2 पाई आर, और उसमें हम डेफिनिट इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे कर लो। अगर आपको बिना डेफिनिट इंटीग्रल के ऐसे आसान लगता है ऐसे ही कर लो, अगर आपको लगता है डेफिनिट इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। हम इस dB का इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। ये बात कुछ समझ में आ रही है? 0 हमने क्यों लिया और 2 पाई आर हमने क्यों लिया? क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे तो आपके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है? 0, और जब आप पूरा सर्कल ऐसा चल के आ जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे आप? 2 पाई आर, इसकी परिधि के बराबर। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई आर हो गई। ठीक है, अच्छा रख दीजिए वैल्यू। अब b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। देखिए ये dB की वैल्यू है बेटा, ये है μ0 अपॉन 4 पाई I इंटू DL अपॉन R स्क्वेयर फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा अब और देखिए, इंटीग्रेशन आपने मैथ्स ली हुई है तो इंटीग्रेशन लगभग सबने अभी तक पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन करते वक्त जैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते वक्त कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते थे, ऐसे ही इंटीग्रेशन करते वक्त भी हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेंगे। तो इसमें कौन कौन कांस्टेंट्स है देखिए, एक तो कांस्टेंट μ0 अपॉन 4 पाई ही है। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। इसमें μ0 को क्या बोला जाता है? निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी आपको बताई गई है, दैट इज 10 टू द पावर -7, एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद आ गया? ओके, तो μ0 अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हमको इसको बाहर लेना पड़ेगा। और देखिए करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ध्यान से देखें तो इसमें सर्कुलर कॉइल में हमने कितनी करंट फ्लो करवा दिया है? I। और एक बार अगर हमने I करंट फ्लो करवा दिया तो हम करंट को बार बार चेंज क्यों करेंगे? करंट को तो हम बार बार बदलेंगे नहीं ना, कि अभी 12 वोल्ट अभी ये बैटरी लगाई फिर वो बैटरी लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। एक बार के लिए हम एक ही करंट रखेंगे, इसका मतलब हमारे एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक सेम करंट रहेगी। और अगर उतनी देर के लिए करंट सेम है तो करंट भी कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। आर के बारे में बात करिए, यहां पर आर क्या है? आंसर है यहां पर आर है इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। अब आप मुझे बताइए, जब आप इस वृत्ताकार कुंडली में करंट को फ्लो कर देंगे तो क्या इसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा या इतना ही बड़ा रहेगा? आंसर है इतना ही बड़ा रहेगा। रेडियस बड़ा क्यों हो जाएगा? ऐसा ये सर्कुलर कॉइल ऐसा बढ़ तो नहीं जाएगी ना, तो अगर बढ़ नहीं जाएगी तो रेडियस सेम रहेगा। एंड इफ रेडियस इज सेम
तो रेडियस भी कैसी हो गई, कांस्टेंट। तो यहां पर कौन कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो हम इन सारे कांस्टेंट्स को बाहर ले सकते हैं। मैं इधर ही नोट करते जा रहा हूं अभी, इंटीग्रेशन ऑफ, oh sorry, I should take all the constants outside the integration. Mu naught upon 4 pi I upon r square into integration of dl from 0 to 2 pi r। अब हमको इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना पड़ा, इंटीग्रेशन सिर्फ dl का करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया। और अगर साइन थीटा भी होता, साइन थीटा, तो हमको दो फलनों के गुणनफल का समाकलन लगाना पड़ता, क्योंकि थीटा हो सकता था सबके लिए अलग होता, लेकिन जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आपकी होती है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली, उसमें आपको एक कन्वीनियंस मिल जाता है कि आप किसी भी जगह पर करंट एलिमेंट बनाइए, हर जगह के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। इसलिए साइन थीटा भी कैसा हो जाता है, कांस्टेंट 1 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब केवल डीएल का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं डीएल का इंटीग्रल क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा। जिस तरह से dx का इंटीग्रल x होता है, सिमिलरली द इंटीग्रल ऑफ dl विल बी l ओनली। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल l आ जाएगा। मैं आगे ही बढ़ते जा रहा हूं। b इज इक्वल टू, हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। ओ आई एम सॉरी, सबसे पहले मुझे कांस्टेंट्स नोट कर देने चाहिए थे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ dl इज l फ्रॉम 0 टू 2 पाई r। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। बहुत आसान है, आप लिमिट अप्लाई कर दो। सभी को लिमिट्स को अप्लाई करना याद है। सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर, लिमिट अप्लाई करने में क्या करते हैं, सबसे पहले इस l की जगह पर अपर लिमिट लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसी l की जगह पर लोअर लिमिट लिख देंगे। ठीक है ना, कर लेते हैं। l की जगह पर सबसे पहले बेटा अपर लिमिट लिखिए, क्या आएगी, दिस विल बिकम 2 पाई r माइनस, अब इसी l की जगह हमने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, 0 लिखना है, 0 लिख देना है। और इसको अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 पाई r में 0 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 पाई r ही बचेगा। और इसको हम यहां सॉल्व कर देते हैं। ऐसे आप थोड़ा याद रखिएगा, पहले ऐसा नोट करते चले जाना है, फिर यहां पर आइएगा। तो b की वैल्यू सबसे पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब थोड़े बहुत कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया, 2 से हमने 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स में, आर से हमने इसका एक आर भी कैंसिल किया, 2 आर है, दोनों तो कैंसिल नहीं हो पाए, एक कैंसिल हुआ। और अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन गई, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, एक आर बचा ना, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। तो यहां फॉर्मूला बना म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इतना टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पूरे सर्कल की वजह से। कुछ समझ में आया, आ गया ना? ओके, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी पाई नहीं होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
क्योंकि जितने भी करंट एलिमेंट इसमें सबकी वजह से डायरेक्शन क्या थी, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो जब सबका सम किया गया होगा वेक्टर सम, तो ये जो रिजल्टेंट आया है इसकी डायरेक्शन भी तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर ही होगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी डायरेक्शन, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। लिख लीजिए। कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी मुझे मिल गया, डायरेक्शन भी हमने पता लगा ली। और डायरेक्शन के लिए तो हम पहले भी आपको कह चुके हैं, लास्ट क्लास पूरी डायरेक्शन पे हमने समय बिताया था, तो डायरेक्शन आई थिंक कि आप अच्छे से समझ ही गए हैं। अब इसमें बेटा हम कुछ स्पेशल केसेस आपको बताना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में आपके, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में देखना है। सो आई वुड लाइक टू टेक सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में फर्स्ट केस आप देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम क्या लेना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। हमने ये मान लिया कि इस कुंडली में तार के n फेरे लगे होंगे। उस समय चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना मिलेगा आपको। अभी तो हमने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ये μ0/2I/r, ये किसकी वजह से निकाला है, केवल एक सर्कल की वजह से निकाला है। अगर इस कुंडली में बहुत सारे ऐसे फेरे लगे होते, जैसे ये कॉइल बनी हुई है, इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके 2 फेरे लगे हैं, किसी में 10 फेरे लगे होंगे, किसी में 500 टर्न्स लगे होंगे, 1000 टर्न्स लगे होंगे, और हर टर्न में आई करंट फ्लो हो रही है, हर तार में आई धारा बह रही है। भाई पूरे तारों का मिला के तो आई धारा नहीं है ना, हर वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। तो उस सिचुएशन पे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कुछ समझ में आया आपको। तो हम यहां पर फर्स्ट केस ले रहे हैं कि यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, नंबर ऑफ टर्न्स n हों, यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, तब उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए आपको याद रखना है एक फेरा है तो μ0/2I/r, अगर n टर्न्स लगे होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता μ0/2NI/r। उस वक्त इतना मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर होता अगर n टर्न्स लगे होते तो। अब किसी में 1000 टर्न्स लगे हैं तो यहां पर 1000 लिखेंगे, किसी में 500 टर्न्स लगे हैं तो n की जगह पर 500 लिखेंगे, और उसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्पेशल केस आप देखिए। सेकंड स्पेशल केस में हम आपको यह बताना चाहते हैं, अभी पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है, इसलिए उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है μ0/2I/r। अगर हम केवल हाफ सर्कल लेते फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कितना बनेगा। आंसर है जितना मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट सर्कल के लिए बना है उसका आधा बनेगा। अगर हम 1/4 सर्कल लेते फिर कितना बनेगा, 1/4 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये तो बहुत सिंपल है, पूरे सर्कल की वजह से इतना बना तो आधे सर्कल की वजह से क्या बनेगा, इसका आधा। 1/4 सर्कल की वजह से कितना बनेगा, 1/4। कैसे 1/4 सर्कल कैसा होगा, हाफ सर्कल कैसा होगा, सभी लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं हाफ सर्कल लेता हूं,
ड्यू टू हाफ सर्कुलर कॉइल करंट फ्लो हो रही है, ये सबको पता है। वो हाफ सर्कुलर कॉइल कैसी होगी, उसको ऐसी होगी हाफ सर्कुलर कॉइल। देखिए यहां से ऐसा करंट आ रही है, यहां पर आई, फिर करंट यहां पर ऐसे फ्लो हो रही है, यहां गई और इस तरीके से करंट चली गई आगे। ये उस सर्कुलर कॉइल का सेंटर है और ये जो वृत्ताकार हिस्सा है इसका जो रेडियस है वो r है। आपको इस सेंटर पर, यहां पर इस पॉइंट पर, सपोज दिस पॉइंट इज P, और इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे। इसको और थोड़ा आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से। ये हाफ सर्कल हमने बनाया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट पर इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कोई भी पॉइंट P है तो वहां जितने भी करंट फ्लो हो रही होंगी उन सब की वजह से वहां पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब एक चीज मुझे बता सकते हैं, इस करंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, है कोई फॉर्मूला आपके पास, बताइए। ड्यू टू दिस करंट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, जबकि ये पॉइंट P इसकी सीध में पड़ता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कौन सा फॉर्मूला है यहां पे, 0 बनेगा। वेरी गुड, आपको याद नहीं आया, बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ा था उस दिन मैंने, या किसी क्लास में हमने बताया है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें I करंट फ्लो हो रही है तो उसकी अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना होता है, याद नहीं आया आपको, आ गया। तो इस करंट की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड, 0, इस करंट की वजह से यहां पर कितना, 0, क्योंकि इसकी भी तो एक्सिस पर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट और इस करंट की वजह से तो 0 ही हो गया। यहां पर सिर्फ इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर केवल इस करंट की वजह से बनेगा तो ये तो आधा सर्कल है, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फुल सर्कल से उतना बनता था, हाफ सर्कल से उसका हाफ बनेगा। तो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1/2 ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। हमने पूरे सर्कल से जितना बनता है उसका कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन R। इतना मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा ड्यू टू हाफ सर्कुलर कॉइल। अब हम 1/4 सर्कुलर कॉइल के लिए भी आपको करके दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। ड्यू टू 1/4 सर्कुलर कॉइल, 1/4 सर्कुलर कॉइल की वजह से देखें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 1/4 सर्कुलर कॉइल होगी कैसे, ये पूरा सर्कल हमने बना लिया, ये हमने सेंटर मान लिया इसका, ये 1/4 सर्कुलर कॉइल है बेटा, और ये उस 1/4 सर्कुलर कॉइल का सेंटर हमने बना दिया यहां पर। इस तरह से पूरा 1/4 सर्कुलर कॉइल हमने बना दी। अब इसमें करंट एक साइड से ऐसा आ रही है, फिर इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, और इसमें
ऐसे फ्लो होते हुए चली जाती है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस स्मॉल r होगा तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर से ध्यान से देखिए, यहां करंट फ्लो हो रही है स्ट्रेट कंडक्टर में, तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सर्कुलर पार्ट जो इसका है इसमें भी तो करंट फ्लो हो रही है और इस करंट की वजह से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये फिर से स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर पार्ट की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैलकुलेट कर लो और सबको आपस में जोड़ दो, ठीक है। अच्छा, तो बताइए इसकी वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड? 0, बिकॉज दिस पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर, अक्ष पर स्थित है, इसलिए 0 ही रहेगा। इस करंट की वजह से 0, क्योंकि इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो उसकी भी अक्ष पर ही आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो केवल इस सर्कुलर पार्ट की वजह से, और ये सर्कुलर पार्ट कितना है? 1/4 सर्कुलर कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/4 बनेगा, जितना पूरा सर्कल से बनता है उसका 1/4 बनेगा। और हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है वो r है, तो बिंदु B पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा पूरे सर्कल से जितना बनता है μ0/2 I/r, उसका 1/4 बनेगा, मीन्स μ0/8 I/r। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है, ठीक। और देखिए, बाई चांस अभी क्वेश्चन में हाफ सर्कल है तो हमने हाफ कर दिया, 1/4 सर्कल है तो हमने 1/4 कर दिया। अब सर्कल ना हाफ है ना 1/4 है, और क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में? ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये सेंटर है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्कुलर पार्ट है क्या ये हाफ सर्कल है? नहीं है। तो क्या ये 1/4 सर्कल भी है? ऐसा क्वार्टर सर्कल भी नहीं है, ना हाफ सर्कल है ना क्वार्टर सर्कल है। अब तो इसका क्या होगा? अब इसमें हम कितने टाइम्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिएगा। यहां पर हम इसको ऐसा मिला देंगे, और ये कंडक्टर भी क्योंकि यहां पर ऐसा आ रहा है, इसको भी हम ऐसा मिला देंगे। करंट I फ्लो हो रही है इस पे, तो करंट का रास्ता कैसे है? करंट यहां से ऐसा आती है, फिर यहां ऐसे जाती है और ऐसा निकल जाती है। यहां पर पॉइंट P है, रेडियस इस सर्कुलर पार्ट का R है, और हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। उसके लिए हमने क्या किया, इधर से भी इसको ऐसा मिलाया, इधर से भी इसको ऐसा मिलाया, और ये एंगल मेजर कर लिया। कितना मान लिया? कुछ आएगा, 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा? जो भी आएगा हमने मेजर करके रख लिया उसको। अब थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जब पूरा सर्कल होता था तो सेंटर पर कितना एंगल बनता था बता सकते हैं? 360 डिग्री, ये सबको पता है। उस समय सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता था? इतना। तो 360 डिग्री के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? μ0/2 I/r। यही तो मतलब निकला। फिर से पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पर कितना एंगल ये बनेगा? 360 डिग्री, और पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? μ0/2 I/r। इट मींस कि जब सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल होगा उस समय सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0/2 I/r। तो 360 डिग्री एंगल के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड।
1 डिग्री एंगल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड, इससे डिवाइड कर देंगे आप, तो हम लिख देंगे 1/360 डिग्री इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। अब 1 डिग्री के लिए इतना, तो थीटा डिग्री के लिए कितना, therefore for theta degree angle what will be the magnetic field। 1 डिग्री का मालूम है, ज्यादा का पता लगाना है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, गुणा कर देंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। और उसके बाद हमने फॉर्मूला ही बना दिया यही। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। अब यह जनरल फॉर्मूला बन गया। अब आपको कैसा भी सर्कुलर पार्ट देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको यह एंगल मेजर करना पड़ेगा बस। नहीं समझ में आया? अब मुझे बताइए इस करंट की वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 0, क्योंकि इसकी एक्सिस पर है। इस करंट की वजह से कितना बनेगा, 0, क्योंकि इसकी भी एक्सिस पर है, केवल इसकी वजह से बनेगा। और इसकी वजह से सेंटर पर एंगल कितना है, थीटा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इतना बनेगा। ठीक है, और ये जनरल फॉर्मूला बन गया। आप इस फॉर्मूले के हेल्प से कितना भी पार्ट हो सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अब आप सोचेंगे कि बताया जा रहा है कितना भी पार्ट हो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो क्या हाफ सर्कल के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप सोच के बताइए, अगर सर्कल हाफ होगा तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। तो थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे, 180। अब 180 अपॉन 360, 1/2, 1/2। क्वार्टर सर्कल अगर ये वाला है तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, वेरी गुड, 90 डिग्री बनेगा। तो थीटा की जगह कितना लिखना है, अब 90 अपॉन 360 करेंगे तो 90 अपॉन 360, 0 से 0 कटा, 9 अपॉन 36, 9 4 आर 36, 1/4 आ रहा। सो दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला। कैसा भी सर्कुलर पार्ट हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल ही आएगा। नहीं समझ आया, ऐसे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक छोटी सी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है, मैं यहीं पर इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए। एक कंडक्टर ऐसे आ रहा है, ऐसा, और आगे जाके ये ऐसा ही रह गया। ये एक पॉइंट P है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है। वो करंट इधर से ऐसे आती है और ऐसे आगे सामने निकल जाती है, और ये वाला पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये इसकी अक्ष पर है। अब इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वार्टर सर्कल है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड 1/4 बनेगा, इतना बनेगा। अब आगे इसकी वजह से क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्या। इसमें हमने कैसा बनाया था, ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा कर दिया था। इसमें हमने ऐसा किया और उसके बाद ऐसे ही चला गया, ऐसा नहीं हुआ वो। तो क्या इसकी वजह से, इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा या 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी अक्ष पर स्थित नहीं है। अक्ष पर होता है तो 0 होता है ना, अक्ष पर नहीं है तो 0 नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं हो सकता तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसकी क्या वैल्यू आएगी यही हमको अब स्टडी करना है, अभी तक हमने नहीं बताया आपको। सो दिस वी विल स्टडी एट द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। कल हम ये देखेंगे कि इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।